बैक टू अनिरुद्ध सिंह लेक्चरर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 रसायन विज्ञान से यानी कि केमिस्ट्री से अध्याय 1 से चैप्टर 1 से लगा के 3 तक के 30 अति लघु उत्तरीय मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। ठीक है, अगर आप ये सारे प्रश्न तैयार कर लेते हैं तो आपके नंबर बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। किसमें? रसायन विज्ञान में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, केवल इनको तैयार कर लेना और कुछ भी तैयार मत करना। ठीक है, अगर आप केवल इनको तैयार कर लेते हैं तो अध्याय 1 से 3 तक के केवल इतने ही प्रश्न तैयार करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कोई अति लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार नहीं करना है अध्याय 1 से 3 तक के। ठीक है, इसके आगे की वीडियो मैं आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मेरी अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे केमिस्ट्री के सबसे फर्स्ट लेसन का नाम क्या है, आप लोग बता दीजिए। ठोस अवस्था। ठीक है, ठोस अवस्था नाम है, सॉलिड स्टेट इंग्लिश में बोलते हैं। तो हम इससे अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको डिस्कशन कराएंगे। पहले प्रश्न मतलब कि अध्याय 1 से, इसके बाद 2 से, इसके बाद 3 से। ठीक है, सभी के नंबर वाइज आपको डिस्कशन कराए जाएंगे, सभी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, आंसर के साथ बताए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ आपको मिलेगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और एक बात आपको ध्यान देना है इस वीडियो में, जहां पर बॉक्स बने हुए हैं, जिस क्वेश्चन पे बॉक्स बना हुआ है ना, जैसे कि इस क्वेश्चन पे बॉक्स बना हुआ है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। केवल इन्हीं को आपको याद करना है, इन्हीं को रिवाइज करना है और इन्हीं को नोट करना है। ठीक है, इसके अलावा किसी क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है। जिस पे बॉक्स नहीं बना है उस क्वेश्चन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। केवल इस तरह के क्वेश्चन पे ध्यान देना है। यही क्वेश्चन आपके लिए हम बताने के लिए लाए हैं। ठीक है, यहाँ पर ठोस अवस्था चैप्टर नंबर 1 से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन है क्रिस्टलीय ठोस क्या है। क्रिस्टलीय ठोस क्या है, प्रश्न नंबर 1 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर क्या है। वे ठोस जिनमें घटक कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। उदाहरण तो क्या है इसके? चांदी, तांबा, सोडियम क्लोराइड आदि। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है। वे ठोस जिनमें घटक कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, इसको याद करके ही जाना बोर्ड एग्जाम में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रश्न नंबर 2 है हमारा, अक्रिस्टलीय ठोस परिभाषित कीजिए। कि मतलब हमने ऊपर परिभाषित किसको किया? क्रिस्टलीय ठोस को। अब परिभाषित किसको करेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस को। तो पहले यहाँ पर देखिए क्या है, इसका उत्तर क्या है। सिंपल सा उत्तर है, एक ठोस अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है जब इसके अवयवी कणों की लघु परास व्यवस्था होती है, मतलब कि छोटी परास व्यवस्था होती है, तो उसे क्या कहते हैं? हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। सिंपल सा है, आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, देखते जाइए आप यहाँ पर। अब ये हमारे इससे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा आगे। ये हमारी फर्स्ट जो हमारी फोटोज थी, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब अगली फोटो में चलते हैं, वहाँ पर कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम आपको पूरे बताते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर अभी 2 क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन जितने भी हैं ये अभी ठोस अवस्था के ही है, मतलब कि चैप्टर नंबर 1 के ही सारे क्वेश्चन हैं। यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट नंबर पे बॉक्स से क्वेश्चन नंबर 7 पे बॉक्स बना हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद करके ही जाना है आपको बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का टुकड़ा सोडियम धातु से कठोर होता है। क्यों होता है, इसकी वजह आपको लिखनी है। यहाँ पर देखिए उत्तर लिखा हुआ है। अब आपको लिखना है NaCl सोडियम क्लोराइड में Na+ तथा NCl- के मध्य आयनिक बंध होता है, जिसके कारण ये अपेक्षाकृत कठोर होते हैं। सोडियम धातु में धात्विक बंध होता है जो आयनिक बंध की तुलना में कमजोर होता है, इसलिए सोडियम धातु NaCl की तुलना में नर्म होता है। सिंपल सा आंसर है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए और आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। राक साल्ट प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है? तो सिंपल सा पूछा है, आपको लिख लेना है राक साल्ट प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की उप सहसंयोजन संख्या 6 होती है। इसको आपको याद करके जाना है, क्या होती है? 6 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ कोई इंपॉर्टेंट है? नहीं, यहाँ पर अभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगली फोटोज में चलते हैं, देखते हैं वहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं।
तो यहाँ पर आप देखिए ये क्वेश्चन भी आपकी ठोस अवस्था से ही है, भी ठोस अवस्था के ही क्वेश्चन हम अभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंकल दोष AgCl क्रिस्टलों के घनत्व को परिवर्तित क्यों नहीं करता है। मतलब जो फ्रेंकल दोष होता है तो AgCl क्रिस्टलों के घनत्व को परिवर्तित क्यों नहीं करता, इसकी वजह आपको लिखनी है। यहाँ पर उत्तर देख लीजिए इसका कितना सिंपल सा है, क्योंकि फ्रेंकल दोषयुक्त क्रिस्टल में आयनों की संख्या समान रहती है, इसलिए यह दोष क्रिस्टलों के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं करता है। सिंपल सा आंसर है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर ही बहुत छोटा है यार, आप लोगों को मजा आ जाएगा इसका आंसर याद करने में, ठीक है। 16 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, क्रिस्टलों में कौन सा बिंदु दोष संबंधित ठोस के घनत्व को परिवर्तित नहीं करता है। तो यहां पर है फ्रेंकल दोष, ठीक है। फ्रेंकल दोष आपको याद करके जाना, कितना छोटा सा आंसर है, फटाक से याद हो जाएगा, चुटकियों में याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। प्रश्न 17 मतलब कि 17 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, फ्रेंकल दोष उपस्थित होने पर क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्यों। यहां पर भी कारण पूछा गया है, रीजन पूछा गया है, ठीक है। उत्तर देखिए आप लोग, यहां पर फ्रेंकल दोष में धनायन अपने जालक बिंदुओं से हटकर अंतराकाशी स्थानों में आ जाते हैं, इसलिए क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी को याद करके जाना है आपको, ऐसे ही क्वेश्चन याद करना है, जब भी आपके नंबर बोर्ड एग्जाम में अच्छे आने वाले हैं, इतना आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। जिनमें बॉक्स बना है सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को याद करना है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है, ठीक है। बच्चों ध्यान दीजिए बिल्कुल भी। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी आपके ठोस अवस्था चैप्टर से हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से ये भी क्वेश्चन अभी हैं, ठीक है। अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। प्रश्न हमारा कितना है, प्रश्न संख्या 20 यानी कि 20। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि यफ केंद्र क्या है, याद करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके जाना है। यफ केंद्र क्या है, उत्तर क्या है इसका, वह स्थान जहां ऋण आयन रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है यफ केंद्र कहलाता है। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करके ही जाना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा ठोस अवस्था से 21 नंबर का क्वेश्चन है, रिक्तिका को परिभाषित कीजिए। रिक्तिका क्या होती है इसको बताना है छोटे शब्दों में, 2 से 3 लाइन में, केवल 2 से 3 लाइन में, समझ आया। उत्तर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, धातु परमाणुओं अथवा आयनों को जब क्रिस्टल में संकुलित किया जाता है तब इनके मध्य उपस्थित स्थान रिक्तिका कहलाता है। सिंपल सा आंसर है, बता दिया हमने आपको, इसी को याद करके जाना है, इसके अलावा नहीं याद करना कुछ भी आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन 22 यानी कि 22 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, एक लवण का नाम लिखिए। यहाँ पर पूछा गया कि एक लवण का नाम लिखिए जिसे AgCl में मिलाकर धनायन रिक्तिका उत्पन्न की जा सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से। उत्तर इसका देखिए CdCl2 अथवा SrCl2। इंपॉर्टेंट है, कई बार कह रहा हूं, कान खोल के सुन लीजिएगा, ठीक है। अगला कोई क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं अपने अगली इमेज पे, देखते हैं वहां पर कोई इमेज मतलब कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, 25 नंबर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है हमारा, साधारण नमक शुद्ध सफ़ेद के स्थान पर कभी कभी पीला दिखाई देता है, क्यों। रीजन कारण वाला क्वेश्चन है, याद रखना, रीजन वाला क्वेश्चन है, तो आपको इसको सिंपल शब्दों में लिख देना है, जैसा यहाँ पर बताया हुआ है ऐसे ही आपको लिख देना है, ठीक है। पढ़िए यहाँ पर मेरे साथ, ऐसा जालक स्थलों में ऋणायनों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है, ये स्थल यफ केंद्रों की तरह कार्य करते हैं। बस हो गया, सिंपल सा आंसर था इसका। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि होगा चैप्टर नंबर 1 का अति लघुत्तरीय प्रश्न, हमारा ये एकदम लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा हम इसके बाद चलेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बिलियन, उससे बताएंगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले इसको देख लेते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, अर्धचालकों की विद्युत चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिए। उत्तर क्या है इसका, देखिए यहाँ पर, ताप वृद्धि से
ताप वृद्धि से अर्धचालकों की विद्युत चालकता बढ़ जाती है। सिंपल सा आंसर है। प्रभाव क्या पड़ता है पूछा गया है, आपको बताना है। चालकता, विद्युत चालकता बढ़ जाती है। बस सिंपल सा आंसर था। अब चलते हैं अपने विलयन चैप्टर की ओर। तो बच्चों ये रहा आपके सामने चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विलयन। ठीक है, विलयन। क्या नाम है? विलयन। इससे हम आपको बताएंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न जितने भी इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं को याद करके जाना है। इसके अलावा आपको कुछ भी, कोई भी अति लघुत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर से याद करके नहीं जाना है। इतना आप कान खोल के सुन लीजिए। ठीक है, केवल इन्हीं पे फोकस कीजिए, आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है विलयन चैप्टर से, जो कि है यहाँ पर देखिए, किसी विलयन में विलेय तथा विलायक क्या होते हैं? जिनमें बॉक्स बना हुआ है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को ध्यान में रखना है और उन्हीं को याद करके जाना है, उन्हीं पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए किसी विलयन में विलेय तथा विलायक क्या होते हैं। पूछा गया है कि एक विलयन है, उसमें विलेय तथा विलायक क्या होते हैं। उत्तर इसका क्या है, देखिए यहाँ पर, विलयन का वह अवयव जो द्रव्यमानानुसार अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो क्या कहता है? विलायक कहलाता है। जबकि दूसरा अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। अब आप विलायक और विलेय को समझ सकते हैं एक ट्रिक के जरिए। ठीक है, कि एक विलयन में ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है और कम मात्रा में क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? विलयन पाया जाता है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, विलयन जो है 4 शब्दों से मिलकर बना है तो ये बड़ा हो गया, और ये विलेय जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है तो ये छोटा हो गया। तो आपको समझ आ गया कि कम मात्रा में क्या पाया जाता है? छोटा। जो छोटे शब्दों से मिलकर बना है वो विलेय, और जो बड़े शब्दों से मिलकर बना है वो विलयन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है किसी विलयन में। अब आपको समझ आ गया होगा, है ना? थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर लीजिएगा, समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। प्रश्न नंबर 2 हमारा है 0.25 N ऑक्सैलिक अम्ल विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है C = 12, O = 16, H = 1। 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका हाल यहाँ पर देख लीजिए। ऑक्सैलिक अम्ल COOH2 का तुल्यांक की भार 63, अणु भार 126। अब आपको सिंपल सा ऑक्सैलिक अम्ल की मोलरता का क्या लगाना है? फार्मूला लगाना है, और सिंपल सा बढ़िया सॉल्व कर देना है। आपका फटाक से आंसर निकल के आ जाएगा, और ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में कर देना है। आपके कितने नंबर? 1-2 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे भाई। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी से बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन जिनमें बॉक्स बना हुआ है ना, जिनमें डिब्बा बना हुआ है, वही इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पर देखिए, किसी पदार्थ का 1 मोल 500 मिली जल में घोला गया है। किसी पदार्थ का 1 मोल 500 मिली जल में घोला गया है। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। मोलरता नहीं पूछा गया, मोलरता पूछा गया है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसका हल सिंपल सा है, मोलरता इक्वल 1/1000 अपॉन 500 या इक्वल 2m। आपको सूत्र याद होगा, उसी सूत्र में रख देना है इसको। मैंने बताए हुए हैं सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले। अगर नहीं देखा ना तो वीडियो जाके कहाँ पर देख लो, चैनल पेज पे जाके देख लो, नहीं बाद में पछताओगे भाइयों। अभी देख लो, वीडियो मैंने बना रखी है। ठीक है, और क्या करना है आपको, अगर ऐसी मेरी वीडियो आपको चाहिए तो आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 12 हिंदी मीडियम की छात्रों की पढ़ाई करवाई जाती है, सभी सब्जेक्ट की। ठीक है, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नहीं किया है तो, वरना बाद में पछताओगे भाई, इतना कह देता हूं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं अपने अगली इमेज में, वहां देखते हैं कौन। तो भाइयों हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर, सॉरी यहाँ पर थोड़ा, प्रश्न नंबर 4 है हमारा। ठीक है, ये देखिए प्रश्न नंबर 4 है 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है। विलयन की मोललता, कहा था ना कि यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, विलयन की मोललता ज्ञात करना है आपको बच्चों। ठीक है, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है भाइयों। ठीक है,
अब आपको ध्यान देना है, बिलियन की मोलरता का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला लगा देना है और सिंपल सा रख के आंसर निकाल लेना है, कुछ भी नहीं करना है। इसमें मुझे बताने वाला कुछ काम है ही नहीं है, ठीक है, मेरे बताने का कुछ काम इसमें है ही नहीं है। आप सभी लोग इतना होशियार हो चुके हैं कि इसको फटाक से कर लेंगे, फार्मूला लगाना है और रख के निकाल लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया कि इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना ध्यान दीजिए बस हो गया, ठीक है। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ कोई इंपॉर्टेंट है? हाँ है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं साथ में। 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलय किया गया, प्राप्त विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है यानी इक्वल 23 Cl इक्वल 35.5। 2013 का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। करना क्या है आपको, सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड के ग्राम अणुओं की संख्या आपको निकालनी है। इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का भार अपॉन सोडियम क्लोराइड का सूत्र भार, ठीक है। आपको फार्मूला लिखना है, इसके बाद बिलियन की मोलरता का फार्मूला लगा देना है और इसके जैसे भी इसके वैल्यू पुट करनी है आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे ही वैल्यू आप रखेंगे इसमें आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व किया हुआ है, बस आपको इतना ही करना है, इसके बाद आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आप लोग होशियार है, इतना कर सकते हैं यार। कोई थ्योरी वाला क्वेश्चन होता तो मैं पढ़ के बता देता, वरना आप होशियार हैं इतना, है ना। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि ये भी है हमारे कि ये सभी अभी क्वेश्चन मैं आपको किस चैप्टर से बता रहा हूँ, आपको याद होगा, बिलियन चैप्टर से, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से। यहाँ पर देखिए क्या है, 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है, इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। यहाँ पर मोलरता भी निकालना है और नॉर्मलता भी निकालना है, दोनों निकालनी है, ठीक है। 2017 का क्वेश्चन है। तो NaOH की मोलरता, इसका जो फार्मूला होता है ये लिखा है, रख देना है, आंसर आ गया, ओके। NaOH बिलियन की नॉर्मलता एवं मोलरता समान होगी क्योंकि इसकी तुलना की भार एवं अणुभार समान है। सिंपल से इसको लिख देना है। आपको ये लिखना जरूरी रहेगा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। यही आपको नंबर दिलाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 9 है हमारा। साधारणतया किसी विलायक में विलय को घोलने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, क्यों? उचित कारण दीजिए। 2011 का क्वेश्चन है कि उसका क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है, भाई इसका कोई कारण दीजिए, कोई रीजन बताइए हमको। तो यहाँ पर उत्तर इसका लिखा हुआ है, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके परिणाम से विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। सिंपल सा आंसर है। इस थ्योरी वाला क्वेश्चन है, इसको याद करके जाना है आपको, ठीक है। माइंड में बैठा लेना है अभी से बच्चों, बाद में यार न कहना कि सर ने बताया नहीं है आपने, अभी से बैठा लीजिए दिमाग में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो भाइयों हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 16, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 बच्चों, यहाँ पर देखिए परासरण क्या है, परासरण दाब के लिए व्यंजक लिखिए। 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। परासरण दाब पूछा गया है कि क्या है, और परासरण दाब का व्यंजक भी लिखना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर इसका उत्तर सिंपल सा है, विलायक के अणुओं का अर्ध परासरण झिल्ली में होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सींद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। परासरण दाब के लिए व्यंजक PV इक्वल NRT, जहाँ P इक्वल विलयन का परासरण दाब वायुमंडल में और B इक्वल विलयन का आयतन लीटर में। अब इसका ये जो फार्मूला है यहाँ पर प्राप्त हो गया हमको, इसको सिंपल से आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ऐसे ही कॉपी करके आना है, फोटो कॉपी, ठीक है। यानी इक्वल विलय के मोलों की संख्या इक्वल W/M इक्वल विलय का भार अपॉन विलय का अणु भार। T यहाँ पर क्या है, T इक्वल परम ताप और R इक्वल विलयन स्थिरांक 0.082 लीटर वायु प्रति डिग्री प्रति मोल, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है, आपको पूरे नंबर एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। और बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है
जो कि है ये भी बिलियन चैप्टर से ही है अभी, ठीक है। ये हमारा ये लास्ट इमेज है बिलियन चैप्टर की, इसमें सभी क्वेश्चन आपको डिस्कशन करके बता दिए जाएंगे। अब इसके बाद चलेंगे अपने अगले चैप्टर, जो कि है हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 3। तो पहले यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन कितने बचे हुए हैं। पहला क्वेश्चन अब विलियन चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर वाला जो डिफरेंशियल क्वेश्चन है हमारा। देखो परासरण दाब और विसरण क्रिया, परासरण क्रिया और विसरण क्रिया, सॉरी, इसमें अंतर आपको लिखना है। 3 से 4 अंतर आपको याद करके जाने, मैंने यहाँ पर 4 बता रखे हैं, आपको चारों याद कर लेना है और बोर्ड एग्जाम आते आते आपको 1 से 2 याद रहेंगे, ठीक है। इतना मैं कंफर्म के साथ कह सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिए कि समपरासरी विलयन किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2009 का क्वेश्चन है, आपको याद करके जाना है, ठीक है। समपरासरी विलयन किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए उत्तर लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा है, ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो समपरासरी विलयन कहलाते हैं। 2 समपरासरी विलयनों को अर्ध परागम झिल्ली द्वारा पृथक करने पर परासरण नहीं होता है। सिंपल सा ये लिखना है आपको पूरे नंबर वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा सभी क्वेश्चन खत्म हो गए बिलियन चैप्टर से। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ और देखते हैं कितने चैप्टर वहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में, जिसका नाम क्या है, आपके सामने है बिल्कुल, वैद्युत रसायन जिसका नाम है। और भाइयों इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही नंबर गेनिंग सब्जेक्ट है रसायन विज्ञान अपना, ठीक है। यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो अपना है कितने इंपॉर्टेंट हैं, अभी फिर से बता दूं, जितने में बक्सा बना हुआ है, डिब्बा बना हुआ है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। ये बॉक्स के अंदर पैक है ना भाई, अभी इनकी अनबॉक्सिंग नहीं की गई है, ठीक है, तो इन्हीं को आपको पढ़ना है। इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है वो भी बॉक्स में पैक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं। 2014 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ के जाना है, आपको याद कर लेना है पूरा। यहाँ पर इसका उत्तर इतना बड़ा है, यहाँ पर देखिए आप लोग, इतना बड़ा इसका उत्तर है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, उत्तर इसका है, जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती है तो धातु और विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं। जैसे OX ऑक्सीकारक प्लस यानी माइनस, यहाँ पर एरो लगा हुआ है और रेड अपचायक बन गया, ठीक है। यदि इस प्रकार के सेल का विभव E हो तो ऑक्सीकरण की सांद्रता OX तथा अपचायक की सांद्रता रेड में RED 25 सेल्सियस पर निम्नलिखित संबंध होता है। तो यहाँ पर इसका संबंध लिखा हुआ है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, वरना आप इतना ही लिख दीजिएगा, आपके नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है। 2017 का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाइयों, ठीक है, याद करके जाना है आपको। यहाँ पर देखिए किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभवों में वह अंतर जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। मुझे लगता है आपके ऊपर से उड़ गया होगा, लेकिन आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा इसको आप फिर से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। फिर से पढ़िए, इसको पढ़ते रहिए, ठीक है, जब तक समझ नहीं आ जाती। वीडियो को पॉज करके पढ़िए। और एक बात सबसे यार अच्छी बात अभी मुझे याद आई है, शायद आप लोगों को याद ना हो तो मैं बता देता हूँ, आपको वीडियो पे लाइक कर देना यार। 500 लाइक टारगेट है वीडियो का, अगर आप 500 लाइक टारगेट पूरा कर देते हैं भाइयों तो मेरा अगली वीडियो आपको सबसे पहले पहुँचा दूँगा आपके पास, ठीक है। आप और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 5, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील अगर डाल दी जाए तो क्या होगा, ठीक है। उत्तर इसका देखिए 2016 का क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है। इसका उत्तर आप लोग देखिए, आंसर क्या लिखा हुआ है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील के ऊपर कॉपर की परत चढ़ जाएगी, क्योंकि कॉपर की सक्रियता लोहे से कम होती है। कुछ नहीं होता, सिंपल सा आंसर इसका क्या होगा, कॉपर की परत उसके ऊपर चढ़ जाएगी, क्योंकि कॉपर की सक्रियता जो होती है लोहे से कम होती है। इतना आपको लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों
से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता, क्यों? जिंक तथा तांबे में से एक अम्लों से हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करता, क्यों? रीजन पूछा गया, 2016 का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक है। उत्तर क्या है इसका? वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक सल्फेट, जिंक हाइड्रोजन से ऊपर तथा तांबा हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, जिसके कारण जिंक हाइड्रोजन से अधिक अपचायक है और तांबा कम अपचायक है। इसलिए जिंक अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है परंतु तांबा नहीं करता है, इसका आंसर है, ठीक है। ये सिंपल सा आंसर है, आपको याद करके ही जाना है इसको। आप वीडियो को पॉज करिए, फिर से पढ़िए और फिर से याद करिए इसको, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न संख्या 10, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है? 2014 क्वेश्चन है। विशिष्ट चालकता की परिभाषा, डिफिनेशन भी आपको लिखनी है और इसका मात्रक भी लिखना है, ठीक है। यहाँ पर उत्तर देखिए इसका, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता या केवल चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर के कप्पा से निरूपित किया जाता है। के कोलन अपॉन क्या होता है? पी। विशिष्ट चालकता के मात्रक ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, या ये क्या है? ओम इनवर्स, या ऐसे भी आपको लिख सकते हैं इनके, मतलब कि दो तरह से आप इसके मात्रक आप लोग लिख सकते हैं, आइकन के जरिए और शब्दों के जरिए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, इसका मात्रक ये है, ये इसका रहा मात्रक, ये इसका रहा फार्मूला, या ये इसकी रही क्या? डिफिनेशन। हमने आपको सब बता दिए यहाँ पर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमने अभी देखा 2014, 15, 16, 17 में पूछा गया भाई ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको याद करके ही जाना है कोल राउस का नियम क्या है। कोल राउस भाई का नियम है, आपको याद करके जाना है भाई, नहीं कोल राउस आपको बर्बाद कर देगा। कोल राउस का नियम क्या है, यहाँ पर देखिए। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यदि प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट्ट सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए तो क्या होगा? इसका उदाहरण यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको पढ़ के जाना है भाइयों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाई। अभी से मैंने देखा इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भी देख लीजिए, 14, 15, 16, 17 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। याद करके ही जाना है, ठीक है। आपको क्या है, BBI इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका, BBI इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये जो इमेज है, इस इमेज में कोई बॉक्स नहीं बना हुआ है, कोई बक्सा नहीं है, लेकिन आपको सभी क्वेश्चन याद करके जाना है, क्योंकि भाइयों ये सभी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद करके ही जाना है, ठीक है। इसलिए हमने इसमें बक्सा नहीं बनाया है, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है, तो हमने सोचा सभी में बक्सा बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा है हम बता देंगे कि ये सभी इंपॉर्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं ऑल इम्पोर्टेंट, ऑल इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। फैराडे का विद्युत अपघट्ट का प्रथम नियम लिखिए। 2017 का क्वेश्चन है। आपने क्वेश्चन देख के पहचान सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, आपको पहले से पता होगा कि फैराडे का नियम कितना पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर क्या है। इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा कुल आवेश के समानुपाती होता है। तो ये होगा आपका फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी नियम। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके ही जाना है इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊपर का जो हमने बताया अभी प्रथम नियम था, ये है आपका द्वितीय नियम, ठीक है। ये है आपका द्वितीय नियम। फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखिए। 2016-17 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। उत्तर यहाँ पर देखिए, इस नियम के अनुसार जब श्रेणी क्रम से जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं। अर्थात ये आप चीज़ पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ये आपको दोनों क्वेश्चन आपको याद करके ही जाने हैं। क्या करके जाने हैं? माइंड में घुसेड़ लेना है अच्छे से, अभी कूट के घुसेड़ लीजिए माइंड में अपने, इनको याद करके ही जाना है, वरना आपके नंबर कट सकते हैं भाई, मैं नहीं जानता, ठीक है। अभी से बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अभी से याद कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर
17 विद्युत लेपन को उदाहरण द्वारा संक्षेप में समझाइए। अब लेपन तो समझते हैं ना, पोतना लीपना जिसे कहते हैं। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। विद्युत अपघटन द्वारा कम सक्रिय धातु की कलई अधिक सक्रिय धातु पर चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। धातुओं की होने वाली अवांछनीय संक्षारण क्रिया को विद्युत लेपन द्वारा रोका जाता है। उदाहरण क्या है इसका? लोहे की चादर पर जिंक या टिन का लेप किया जाता है, क्योंकि जिंक या टिन की सक्रियता लोहे से कम होती है। मतलब कि जंग से बचाने के लिए, आप समझ सकते हैं सिंपल सा आंसर इसका, कि जंग से बचाने के लिए कलाई उनके ऊपर पोती जाती है। जिंक या टिन की सक्रियता कम होती है, इसलिए वो लोहे में पोती जाती है, उसको जंग से बचाने के लिए। ठीक है, तो भाइयों मैंने आपको सभी क्वेश्चन बता दिए हैं, जितने भी आपके कितने 1 से लगा के 3 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे आपके रसायन विज्ञान से, मैंने सभी बता दिए हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब हमारी अगली वीडियो होगी जो होगी चैप्टर नंबर 4 से 7 तक के हम आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि होंगे रसायन विज्ञान के। ऐसे ही हम सभी सब्जेक्ट की आपको बताने वाले हैं। तो आपको करना क्या है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और अगर वीडियो पसंद आती है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो क्या करना है, वीडियो पर लाइक करके जाना ही है। ठीक है, वीडियो पर लाइक करके ही जाना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।